Namami Ranvantaraaya Nama. Hello guys, Aruvange welcomes you. So guys, today we are discussing about a very important topic which covers our many subjects in our BMS. So the topic name is जनपदों उध्वंस. So जनपदों उध्वंस जो हमारा है वो हमारा, अगर हम मॉडर्न से उसको कोरिलेट करते हैं तो एपिडेमिक उसको कहा जाता है. एपिडेमिक और जनपदोध्वंस दोनों ही एक दूसरे के कोरिलेशन में है, बस एक मॉडर्न पॉइंट ऑफ व्यू से है, एक हमारा आयुर्वेद पॉइंट ऑफ व्यू से है. तो आज हम इसी बेसिक टॉपिक के बारे में बात करेंगे. तो आइए स्टार्ट करते हैं जनपदोध्वंस के बारे में. तो जनपदोध्वंस का जो वर्णन है हमारा चरक विमान स्थान 3 जनपदोध्वंस विमान अध्याय में आया है इसका वर्णन. तो वहाँ पर क्या बोला गया है आइए देखते हैं. वहाँ पर आचार्य कहते हैं वायवादीनाम युवे द्वे गुणमुपद्यते तस्य मूलम अधर्मः तन्मूलम वा असत्कर्मः पूर्वकृतं तयोर्णिः प्रज्ञाप्राद एवः. चरक विमान स्थान तृतीय अध्याय 20वां नंबर का श्लोक, 20वां श्लोक है ये हमारा. तो इसमें क्या कहा गया है, जो जनपदों उध्वंस का मूल कारण है वो है अधर्म. तो अधर्म किसके कारण उत्पन्न होता है? प्रज्ञाप्राद के कारण. तो प्रज्ञाप्राद और अधर्म को जनपदोध्वंस का मुख्य और मूल कारण बताया गया है. देश काल जल तथा वायु की विकृति का मुख्य कारण अधर्म ही है, तो जो जनपदोध्वंस का मुख्य कारण है. तो यहाँ पर भी इस लाइन में आप जान पा रहे हैं कि ये कहना क्या चाह रहा है. तो जनपदों उध्वंस का मतलब क्या है, आप देखिए दो शब्दों से मिलकर ये बना है जनपद प्लस उध्वंस. जनपद का मतलब होता है एक स्थान पर रहने वाला जनसमूह. तो एक स्थान, एक कॉलोनी में रहने वाला जो लोग हैं वो एक जनसमूह कहलाता है, एक समूह बन जाता है वहाँ पर, तो वो कहलाता है जनपद. जिस प्रकार की हर एक डिस्ट्रिक्ट होती है तो डिस्ट्रिक्ट भी एक प्रकार का जनपद है. उध्वंस का मतलब होता है नष्ट हो जाना. तो एक स्थान पर रहने वाले जनसमूह का एक ही समय पर नष्ट हो जाना क्या कहलाता है? जनपदों उध्वंस कहलाता है. इसके 4 मुख्य कारण बताए गए हैं, जिसमें कि पहला है विकृत देश, दूसरा विकृत जल, तीसरा विकृत वायु और चौथा है विकृत काल. तो देखिए ये हमारे 4 जो चीज़ें हैं ये जब दूषित हो जाती हैं किसी कारणवश, क्या हो जाता है इनमें कुछ भी आपत्ति क्रिएट हो जाती है, तो क्या करते हैं जनपदों उध्वंस को करते हैं. तो अब इस केस में क्या होता है, इसका एक मुख्य योग यहाँ पर बताता हूँ मैं आपको, इसमें लिखा क्या है. तो जनपद उध्वंस कैसे इफेक्ट करते हैं, देखिए सभी लोगों की प्रकृति अलग होती है, पर प्रकृति अलग होने के कारण उनके जो मूल कारण होते हैं, उन्हें एक जलवायु चाहिए होती है, उन्हें एक वायु चाहिए होती है, जैसे कि ऑक्सीजन कहा जाता है, वो सभी प्राणियों को आवश्यक होती है. तो इसलिए एक वायु जो है वो कोई भी प्रकृति का व्यक्ति उसके लिए एक आवश्यक घटक है. जल भी उसके लिए एक आवश्यक घटक है, उसको अपने निजी जीवन में जल की भी आवश्यकता रहती है. अपने जीवन में जल की भी महत्ता रहती है, क्योंकि 70% पार्ट हमारी बॉडी का 75% पार्ट जल को ही कंटेंट करता है. देश यानी कि वो किसी भी प्रकृति का है, पर उसको रहने के लिए कोई ना कोई एक देश चाहिए होता है. काल की अगर हम बात करें तो ऋतुएं, 6 ऋतुएं हमारी हैं, उन्हीं ऋतुओं का यहाँ पर वर्णन होता है. विकृत काल का मतलब ऋतु से यहाँ पर लिया जाता है. तो इन्हीं के बारे में हम बात करेंगे. इसमें एक एग्जांपल आप नीचे देख पा रहे हैं, जैसे कि कफ प्रकृति, पित्त प्रकृति या वात प्रकृति का कोई भी व्यक्ति है, पर उसका जो पानी है, जो उसको जल चाहिए अपने जीवन निर्वापन के लिए, वो क्या है? दूषित है. तो वो तीनों प्रकृति के व्यक्तियों को इफेक्ट करेगा, उसको प्रभावित करेगा, उनको क्या करेगा? उनके लिए जनपदोध्वंस क्रिएट करेगा. तो तीनों का ही जो नाश होना है वो संभव हो जाता है. यहाँ पर प्रकृति कोई भी किसी भी प्रकार से मतलब निर्भर नहीं रहती. ये जो हमारे मूल कारण है इन पर ही हमारा जीवन निर्भर रहता है. अब आइए प्रत्येक कारण का अलग अलग वर्णन देखते हैं. तो सबसे पहले हम बात करेंगे विकृत लक्षण जो है वायु के. तो लक्षण देखिए इसमें क्या होगा, ऋतु के विपरीत वह बहने वाली वायु. जैसे कि शरद ऋतु है, शरद का मतलब हमें पता है ठंडी ऋतु है, ठंड का टाइम है, और उसमें उष्ण वायु आपकी चलने लगे, या जो हमारी उष्ण वायु है उसका सेवन आप लोग करने लगे, तो वो क्या होगा? आपके लिए एक प्रकार के विकृत लक्षण होंगे. अति चंचल वायु अगर रहेगी तो दिक्कत हो सकती है. अत्यंत वेग वाली यानी कि बहुत तेज वायु चलेगी तो भी दिक्कत हो सकती है. अति शीत मतलब ठंड का मौसम है पर अति शीत भी नहीं होनी चाहिए और ज़्यादा ठंडी भी नहीं होनी चाहिए वो वायु, तो दिक्कत क्रिएट कर सकती है. अति उष्ण भी नहीं होनी चाहिए. अप्रिय गंध वाली, वास बालू धूल वाली, मतलब कि जैसे आंधी चलती है तो वैसी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप उस काल में बाहर नहीं निकल सकते. वो आपके रेस्पिरेटरी जो डिसऑर्डर्स होते हैं उनको क्रिएट कर सकती है. साथ ही साथ आपको विभिन्न प्रकार की मतलब कि इन्फेक्शंस क्रिएट कर सकती है, आपकी आंख में जा सकती है, तो कई सारे इन्फेक्शंस को कॉज करती है, इसलिए ऐसी नहीं होनी चाहिए. बवंडर उत्पन्न करने वाली नहीं होनी चाहिए. बवंडर को आपको पता ही है, बवंडर अगर उत्पन्न हुआ तो इसका मतलब है कि वहाँ पर रहने वाली जो जनसमूह है उसको भी नाश कर सकती है, उनके जो घर है उनका भी वो नाश कर सकती है. परस्पर टकराती हुई
परस्पर टकराने वाली वायु नहीं होनी चाहिए। अगर परस्पर वायु टकराएंगी तो वो क्या करेंगी, वहाँ पर रहने वाली अपनी गतियाँ जो उनकी रहेंगी उनको एक साथ क्या करेंगी, प्रभावित करेंगी। गतियों को प्रभावित कर कर जो वहाँ की जनसमूह होगा उसको भी वहाँ पर प्रभावित करेंगी। तो एज़ पर मॉडर्न देखा जाए तो मॉडर्न टाइम के अकॉर्डिंग आप इसमें क्या कहेंगे, आज के जो समय है, प्राचीन काल की बात हमने करी और आज के आधुनिक काल में भी ये चीज़ कही जाएगी जो मैंने बताई। पर आज का अगर कुछ टाइम देखा जाए तो देखिए औद्योगिक चिमनियाँ, यानी कि जो इंडस्ट्रियल एरिया है वहाँ की जो चिमनियाँ होती हैं उनसे निकलने वाला जो धुआं है वो भी एक प्रकार का विकृत वायु, जो वायु है उसको विकृत करने का कार्य करता है। धूम्रपान जो कि आजकल किया जा रहा है, स्मोकिंग, वो भी एक तरीके की विकृत वायु को उत्पन्न करता है। तो इसमें आप देखिए आपको क्या लक्षण देखने को मिलेंगे, वहाँ पर एग्जाम्पल में आप देखिए जीर्णकाश यानी ब्रोंकाइटिस आपको वहाँ देखने को मिलेगा और तमक श्वास उस पेशेंट्स में आपको देखने को मिलेगा विकृत वायु के द्वारा, जिसे कि ब्रोंकियल एस्थमा कहा जाता है। अब इसी प्रकार आगे हम बात करते हैं विकृत देश के क्या लक्षण रहेंगे। तो देखिए लक्षण में क्या है, पुण्य प्रकृति विकृत वर्ण गंध रस स्पर्शः। तो मतलब ऐसा है देश जहाँ के देश के स्वाभाविक वर्ण गंध रस स्पर्श विकृत हो गए हों। मान लीजिए आप कहीं ठंडे देश में रह रहे हैं और ठंडे देश में कुछ ऐसा काल पड़ गया है कि वहाँ पर ठंडे की बजाय उष्ण परिवेश आ चुका है, वहाँ पर राजस्थान मरुस्थलीय वातावरण क्रिएट हो गया, तो आप वहाँ पर नहीं सफ़र कर सकते, वहाँ पर आपदा आ जाएगी। जैसे कि ठंडे देश का जो व्यक्ति है वो गर्म देश में आने के बाद नहीं रह सकता। तो यही एक प्रकार के विकृत देश के कुछ मुख्य कारण में लक्षण है। उसके बाद देखिए क्लेद बहुलम उपसृष्टम, तो इसका मतलब है अत्यधिक क्लेद युक्त रहेगी वो देश, जो है अत्यधिक क्लेद युक्त रहेगा तो भी दिक्कत हो जाएगी। क्लेद युक्त का मतलब है वहाँ कफ प्रकृति, यानी कि कफ दोष का ज़्यादा प्रकोप होगा तो वो भी दिक्कत करेगा। जहाँ हिंसक जंतु ज़्यादा हों, ऐसे जंतु जो कि आपको हानि कर सकते हैं, ऐसे देश भी आपके लिए नहीं रहेंगे। शमशान आदि के पास की जगह वो शुद्ध नहीं मानी जाती, इसलिए वो भी गड़बड़ हो सकती है, वहाँ पर भी आपके लिए अच्छा नहीं माना जाएगा उस जगह को। घास उपवन अधिक हो, लताएँ अधिक फैली हो या जंगल हो, ऐसी जगह पे भी नहीं रहना चाहिए। जहाँ सद्वृत्त का पालन ना हो, सद्वृत्त अर्थात एक सदाचरण, ठीक है, जिन कार्यों के द्वारा प्रज्ञापराध उत्पन्न ना हो, ऐसे वहाँ पर ऐसी जगह ना हो, जहाँ पर प्रज्ञापराध ना हो, ऐसी जगह आपको रहना चाहिए। भयंकर शब्द सुनाई पड़े, भयंकर रूप दिखाई दें, ऐसी जगह नहीं रहना चाहिए। जहाँ जलाशय सरोवर नदी दूषित हों, क्योंकि आप जहाँ पर रहेंगे वहाँ पर आपको अपने जीवन यापन के लिए पानी की भी ज़रूरत रहेगी, तो आपको ऐसी जगह रहना चाहिए जहाँ पर ये दूषित ना हो, ये शुद्ध हो, आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से पानी ले सकें। जहाँ भूकंप आते रहते हों, ऐसी जगह नहीं रहना चाहिए। अंधकार प्रतीत हो, जहाँ आपको लगे कि यहाँ पर बहुत अंधकार है, तो ऐसी जगह भी आपको नहीं रहना चाहिए। जहाँ सूर्य चंद्रमा तथा तारे सफ़ेद या लाल रंग के दिखाई दे, तो ऐसी जगह भी आपको नहीं रहना चाहिए। तो अगर आप ऐसी जगह पर रहते हैं तो वहाँ पर विभिन्न प्रकार के जो हैं जीव जंतु आपको मिलते हैं दूषित जल के कारण। तो वहाँ पर आप देखिए श्लीपद, यानी कि जैसे कि एलिफेंटाइटिस कहा जाता है, विषम ज्वर या फिर विदारिका आपको वहाँ पर देखने को मिलेगी। अब इसी क्रम में आगे चलते हुए अगर हम बात करें विकृत जल की, तो विकृत जल में देखिए विकृत गंध वर्ण रस स्पर्श वाला हो, जैसा कि हमने पहले बताया कि ऐसा जो जल है वो नहीं होना चाहिए। क्लेद युक्त हो, ऐसे ही जगह नहीं रहना चाहिए आपको। जिसमें रहने वाले जीव जंतु उसी में मल त्याग करें, तो ऐसी जगह पे आपको नहीं रहना चाहिए। विरस यानी कि रसहीन व गुणहीन हो गया हो, ऐसा जल आपको वहाँ पर नहीं रहना चाहिए, जो जल विरस यानी कि रसहीन या फिर गुणहीन हो चुका हो। मॉडर्न पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो कारखानों से निकलने वाली गंदगी नदी में प्रवाहित कर दी जाती है, तो उनके कारण भी बहुत से रोग हो जाते हैं। तो देखिए इसमें क्या एग्जाम्पल्स हैं, प्रवाहिका यानी डिजेंट्री, वमन, अतिसार और विसूचिका, ये डायरिया इत्यादि रोग आपको वहाँ पर देखने को ईजिली मिल सकते हैं। ठीक है, उत्तम जल हेतु देखिए क्या बोला गया है, सुश्रुत सूत्र स्थान 45/13 जो श्लोक नंबर है उसमें बताया गया है। 100 वर्णे राजते ताम्र कांस्य माणिम में यपि वा, तो इसके लिए बोला गया है स्वर्ण रजत ताम्र कांसा व मणिपात्र अथवा मिट्टी के पात्र में रखा जल शुद्ध व उत्तम होता है। तो इन्हीं पात्र में आपको जहाँ पर भी आप रहें, आपको अपने भोजन बनाने हेतु, अपने पीने हेतु जल जो है इन्हीं पात्र में रखना चाहिए, जिससे कि आपका जो जल है वो शुद्ध रहे। अब आइए अंततः बात करते हैं विकृत काल की। तो देखिए विकृत काल का मतलब है ऋतु के अनुसार। तो जैसे कि विकृत काल में देखिए दो चीज़ें हमने लिखी है, विपरीत लक्षणों को अगर दिखाता है या फिर हीन लक्षण, यानी कि शरद ऋतु चल रही है पर शरद ऋतु के जैसे कि आजकल होता है ऐसा है, वर्षा ऋतु आ जाती है पर वर्षा नहीं होती उस वर्षा ऋतु में, गर्मी अति प्रकोप पे रहती है, यानी कि ग्रीष्म ऋतु ही प्रकोप पे रहती है। तो उसी प्रकार शरद ऋतु आ गई पर शरद ऋतु में शरद ना होकर ग्रीष्म ही अपने प्रकोप पर है, तो वहाँ पर हीन लक्षण दिखाएगी शरद ऋतु, तो वो है। या फिर विपरीत लक्षण यानी कि बिल्कुल ही विपरीत, वहाँ पर तो थोड़ी बहुत सर्दी गर्मी है पर यहाँ पर क्या है कि बिल्कुल ही विपरीत, पूरी गर्मी ही है, सर्दी का कोई मतलब ही नहीं है।
तो इसमें देखिए विपरीत लक्षणों में वर्षा ऋतु में पतझड़ का होना, जैसे कि वर्षा ऋतु जो है उसमें पेड़ों से जो पत्ते हैं वो झड़ जाना या पतझड़ हो जाना। फिर हीन लक्षण में जैसे मैंने आपको बताया ग्रीष्म ऋतु में हल्की शीत वायु का प्रवाह होना, या फिर शीत ऋतु में हल्की उष्ण वायु का प्रवाह होना। तो देखिए अब इसमें इसका जो है विकृत देश आदि में प्राधान्य देखते हैं। तो सबसे पहले जो प्राधान्य है वो वायु है, फिर जल है, फिर देश है, फिर अंत से काल। सबसे ज़्यादा ये उनका सुपीरियर ऑर्डर है, काल सबसे ज़्यादा इसमें प्राधान्य माना गया है। चिकित्सा सिद्धांत की अगर हम बात करें तो देखिए सबसे पहले देखते हैं उत्तम वैद्य को क्या करना चाहिए, उत्तम औषधि के साथ में गुणयुक्त जल, वायु, देश व काल का सेवन कराना चाहिए, जिससे कि वो आरोग्य हो। तो जब जब डॉक्टर के पास यानी चिकित्सक के पास कोई भी पेशेंट आएगा तो उनको सबसे पहले उनके निदान के साथ साथ में उनके जो देश, उनका परिवेश है उसका भी ज्ञान होना चाहिए, और उसको निदान परिवर्जन के साथ के भी निदान में मुख्यतः उनके इन 4 जनपद उद्वंश के जो मुख्य 4 कारण हैं उनका भी जो है परिवर्जन कराना चाहिए, जिससे कि वो आरोग्य को प्राप्त हो सके। ठीक है, तो गाइस देखिए इसमें आपको लग रहा होगा कि जनपद उद्वंश का ऐसा कुछ लगा नहीं। तो देखिए जनपद उद्वंश का मतलब होता है, जैसे कि हमने जल बताया, कोई आप एक जगह का डिफाइन कर लीजिए, जैसे कि मैं दिल्ली की बात करूँ, दिल्ली की जो यमुना है, अगर उसमें उसका जो जल है वो इतना दूषित हो चुका है कि वहाँ के जो आसपास के लोग यमुना का जल पीते हैं तो वो क्या करेंगे, जब वो उसे पिएंगे तो उन्हें प्रवाहिका हो जाएगा। प्रवाहिका होने के बाद उन्हें क्या होगा, सभी को एक साथ प्रवाहिका हो जाएगी वहाँ पर, जो भी उनका पानी का सेवन करेंगे। तो इसलिए एक जनसमूह एक साथ पीड़ित हो रहा है, इसलिए इनको जनपद उद्वंश का कारण माना गया है। इसी प्रकार से जो हमारे 4 मुख्य कारण हैं वो इसी प्रकार से यहाँ पर कार्य करते हैं। तो आपको अगर इस वीडियो से लेकर कोई भी डाउट रहेगा तो आप हमें मेंशन कर दीजिएगा, या आपको कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए। नोट्स आपको चाहिए तो अपनी मेल आईडी कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए आप कमेंट सेक्शन में। बाकी इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू गाइज।